चीज़ें छुपी हुई है जो आप लोगों को भी उस चीज़ को पब्लिक है, पब्लिक जो देखती है उसके बाद एक ओपिनियन लगाती है। हर लोग अपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो दिमाग का इस्तेमाल करके के चक्कर में ये भूल गए, अपना नैतिक धर्म को जो लोग भूल गए, जिस वजह से इनकी साख में भी कमी आई। तो ये एक पक्ष है। तो ऐसे परिस्थिति में आप तमाम मीडिया बंधु जितने लोग हैं, आपका एक कर्तव्य बनता है। तमिलनाडु प्रकरण के बाद मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हुए और उसके बाद मनीष कश्यप देखा जाए तो डिजिटल मीडिया का साख दांव पर है। लोग कहते हैं डिजिटल मीडिया पर बिलीव करें कि ना करें, सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं। अभी जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी हैं, जो काफी लोकप्रिय हैं। हर मुद्दे पर ये बेबाकी से अपने राय रखते हैं, वो भी फैक्ट्स के साथ। मनीष कश्यप में सच्चाई क्या है? क्या मनीष कश्यप जेल जाएंगे? अगर जेल जाएंगे तो कितने सालों की सजा होगी? ये सारी जानकारी आज शिवनंदन भारती जी देंगे। आज इस बातचीत में हमारे साथ पत्रकार बंधु विशाल जी भी हैं और ये भाई साहब भी हैं और भी पीछे हैं भाई साहब जो सवाल जवाब करेंगे। आज जो सवाल जवाब किया जा रहा है वो पब्लिक का सवाल जवाब सीधे वकील साहब से किया जा रहा है। वकील साहब कटघरे में आज शिवनंदन भारती जी है। और सर, पहला सवाल आपसे ये करता हूं, ये जनता का सवाल है कि आखिर क्या सच को प्रामाणिकता की आवश्यकता है? मनीष कश्यप क्यों छुपा हुआ है? आखिर ये बताया जाए कि अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, अगर वो खुद से सरेंडर करते हैं, तो दोनों में जो सजा मिलेगा उसका क्या कुछ है? क्या उसमें कमी देखने को मिलेगी सजा में? सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझना है हम लोगों को कि ये जो एफआईआर हुआ है उसके बैकग्राउंड में भी बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है जो आप लोगों को भी उस चीज़ को पब्लिक है, पब्लिक जो देखती है उसके बाद एक ओपिनियन लगाती है। हर लोग अपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो दिमाग का इस्तेमाल करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचना वो बात नहीं है। तो वो आम जनता जो है, सामान्य तबके के लोग, वो एक देखने पर एक डायरेक्ट ओपिनियन बनाती है। हर आदमी अपने माइंड का एप्लीकेशन नहीं करता, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है, जो कह दिया देख लिया मान लिया। ऐसे परिस्थिति में जो आज के डेट में जो सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया पर जो कुछ पत्रकार बंधु हैं, उनके साख पर गिरती हुई साख, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि आपका प्रश्न का भी मैं सीधा आंसर दूंगा, लेकिन आज के इस दौर में मैं एक चीज़ बेबाकी से कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी ये जो माइक लेकर मीडिया कर्मी के तौर पर जो काम कर रहे हैं, युवा वर्ग खास करके यूट्यूब और डिजिटल मीडिया पर, वो लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। वो लोग के अंदर एक जुनून था सत्य को सामने लाने का, और मीडिया के प्रति लोगों का रिस्पेक्ट था, सम्मान था, अभी है। लेकिन आए दिन कुछ लोगों को ये इन्होंने नाको दम कर रखा है। कुछ बातें ऐसी है जो लोग पहले जो खबर नहीं बनती थी वो भी अब खबर बनने लगी है। बिल्कुल। तो कुछ मामले में ये बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन कुछ लोगों के गलत हरकत और वो रिफाइनरी नहीं कर पाएगी कि इनको हमको इंटरव्यू में लाना है, किस बात को नहीं लाना है। तो वो व्यूअरशिप के चक्कर में ये भूल गए, अपना नैतिक धर्म को जो लोग भूल गए, जिस वजह से इनकी साख में भी कमी आई। तो ये एक पक्ष है। तो ऐसे परिस्थिति में आप तमाम मीडिया बंधु जितने लोग हैं, आपका एक कर्तव्य बनता है, मोरालिटी के आधार पर, मैं लीगल पॉइंट पर भी आऊँगा, कि गिरते हुए साख को बचाना और इसकी विश्वसनीयता को बचाना आप तमाम लोगों के जिम्मे है। और उसको एक वजूद की लड़ाई इनके साथ हो गई है उस साख के साथ, तो उसको बचाना भी एक समझिए कि बहुत अहम बात हो जाएगी। अब आपका प्रश्न लेते कि आपने कहा कि सरेंडर और गिरफ्तार दोनों में क्या अंतर है। तो कानूनी रूप से अभी जब कोई केस होता है तो केस का जो स्टेज होता है, एफआईआर हो जाने के बाद अनुसंधान में सत्य बात असत्य बात का पता करके पुलिस अपना रिपोर्ट देती है। इस दौरान जो अभियुक्त होते हैं उनको गिरफ्तारी का खतरा होता है, तो गिरफ्तार के बाद लोग बेल होता है। ट्रायल में बहुत लंबा समय लगता है, तो तत्काल लोग कहता है कि बेल दीजिए। तो बेल में यदि कोई व्यक्ति खुद को सरेंडर करता है, तो सरेंडर करने के बाद बेल के टाइम में एक जज साहब को हम लोग बहस के दौरान बोलते हैं कि हुजूर ये भागने वाला व्यक्ति नहीं है, इनको यदि आप बेल दे देते हैं तो लॉर्डशिप ये जो है सो वो आएगा जब कभी भी कोर्ट में। यदि नहीं आने रहता तो ये भागता क्यों है, खुद सरेंडर किया है। इट शोज दैट कि ये भगोड़ा नहीं हो सकता है, तो उसकी एक विश्वसनीयता, तो एक पॉइंट वो बेल के टाइम में वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये एक इसका इम्पैक्ट है यदि सरेंडर कर जाते हैं। दूसरा, यदि गिरफ्तार करते हैं तो पुलिस के तरफ
से ये माने सरकार की तरफ से जो वकील साहब होते हैं वो कहते थे कि ये आदमी आएगा नहीं, बहुत मुश्किल से तो हाथ लगा है, भागा हुआ था, ये कर रहा था, हमने पकड़ा है, अभी जेल में रखिए जब तक कि ट्रायल नहीं कंप्लीट हो। तो एक चीज़ ये है। तो ऐसे परिस्थिति में मनीष कश्यप का जहाँ तक सवाल है, उन्होंने कहा कि जहाँ कहिएगा वहाँ मैं आके सरेंडर कर जाऊंगा, ये वो। तो कुछ बातें वो जो कह रहे हैं पर ऐसा है नहीं। तमिलनाडु पुलिस आई हुई है, बिहार पुलिस अन्य 2 राज्यों में छापेमारी कर रही है, 2 अभियुक्त पकड़ा चुके हैं, तीसरे यही फरार है, दर्जनों मामले हैं, पूर्व में भी बहुत सारे इनमें मामले देखिए हैं। अभी उस बात पर भी मैं आऊँगा जिस तरीके से आया है। देखिए हर चीज़ को सत्य भी नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यही गलतफहमी कि वहाँ की घटना को बहुत लोगों ने सत्य मानकर प्रकाशित करने लगा, जी बिल्कुल। उसी तरीके से ये जो मामला कहा जा रहा है, इसको भी अभी सत्य नहीं मानना चाहिए। एफआईआर तो किसी पर कोई कर सकता है, मैं बैठा हूँ, आप भी एफआईआर कर सकते हैं। तो एफआईआर कोई इस चीज़ का पैमाना नहीं होता है। तो एक इमेज और इम्प्रेशन कोई भी यदि किसी पर भी, आप पत्रकार बंधु हैं, आप पर भी कोई कर देगा तो इससे ये चीज़ नहीं होता है, जब तक कि उसके तथ्य पर न जाए। तो अच्छा जब तक- वकील साहब, आपसे जानना चाहते हैं, लेकिन कोई पत्रकार अगर कह दे कि मैं गिरफ्तार हो जाता हूँ, अगर मैं जेल से छूटकर आऊंगा तो सीधे सत्ता ही बदल दूंगा, सरकार ही बदल दूंगा, ये क्या, ये कौन सी भाषा सीधे है? शब्दों में कहा जाए तो ये बड़बोलापन है। क्या उचित है? और किसी भी इंसान को इतनी समझ होनी चाहिए कि यहाँ पर लोकतंत्र है, एक व्यक्ति विशेष से कुछ नहीं होता है, लोगों के राय से सारा चीज होता है। लोग आपको देख रहे हैं, आपके व्यूअर्स बहुत हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके सब गुलाम हो गए कि आपके इशारे पर कोई भी व्यक्ति, मैं हूँ या कोई, ये लोकतंत्र है। तो ये कहना उचित नहीं है। हाँ, ये जो एक टारगेट बातें होती है उस पर, अभी ये पॉलिटिकल बयान के तौर पर मैं दूंगा तो ये प्रवक्ता के तौर पर हो जाएगा, इसके लिए नहीं सर, आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि सर आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, एक जेन्युइन सवाल है, कोई बंदा कह रहा है कि मैं सत्ता बदल दूंगा। देखिए विचलन में भी कभी कभी लोग कुछ बोल जाते हैं, तो जब फ्रस्ट्रेशन होता है, केस का दौर होता है, तो मनीष जी जिस दौर से गुजर रहे, हो सकता है फ्रस्ट्रेशन में कुछ बातें निकल गई हों, लेकिन ये उचित नहीं है। यदि आप साफ शब्दों में कह दें तो ये चैलेंज करना। अच्छा सर, फ्रस्ट्रेशन एक जगह होता है, कई टीवी चैनलों को बोल चुके हैं कि ये जो सारा किया धरा है, जो सारा किया धरा है, तेजस्वी करवा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी कैसे करेंगे ये बताइए? वो बिहार के डिप्टी सीएम है, कानून मतलब वो गृह मंत्रालय नीतीश कुमार जी के पास। तो ये जो आप लोग का एक प्रश्न है कि तेजस्वी यादव जी पर कटाक्ष करना, जो टारगेट किया जाए, टारगेट करना, ये क्या दर्शाता है? बिल्कुल। तो इस मुद्दे पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यही पर होता है कि कानून के विषय से कानूनी रूप से बात करते हैं। इतनी समझ होनी चाहिए। जब आप माइक लेकर चलते हैं, कहते हैं कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो आपको हर सब्जेक्ट मैटर पर ज्ञान नहीं है तो अध्ययन करके तब कोई बात करनी चाहिए, नहीं है तो चुप रहिए। हर आदमी हर चीज़ का विशेषज्ञ, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीटेक की भी बात बहुत बेहतर तरीके से जाऊँगा, इंजीनियर की बात समझूंगा, हर चीज़ का अध्ययन करके फिर मैं बात करूँगा। तो यहाँ पर एक चीज़ बताइए कि तेजस्वी जी पर जो ये प्रहार था, ये अयोग्यता का प्रमाणिकता है, इसलिए कि आपको जानकारी के लिए होना चाहिए कि यदि वो ठीक है, आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा केस किया गया, केस जो है वो चूंकि बिहार पुलिस के अंतर्गत में जो है इन्होंने किया, बिहार पुलिस जो है सो गृह विभाग के अंतर्गत आता है, उस पर नियंत्रण गृह विभाग और गृह मंत्रालय जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अभी है, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के पास। तो यदि मान भी लिया जाए कि ऐसा कहता है लोग, एलिगेशन है, लेकिन यदि मान भी लीजिए कि सरकार के इशारे पर हुई, तो सरकार का जो है गृह विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, तो इसमें तेजस्वी जी की क्या भूमिका हो सकती है? तो कहिएगा कि इनको क्यों टारगेट किया जा रहा है? तो ये सब एक फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, आदमी दुखी है, उतना तय नहीं कर पाता है, इस वजह से वो अनाप शनाप मुंह से कभी एक और सवाल है वकील साहब कि बीते दिन उनके ट्विटर से एक फोटो पोस्ट किया गया था जो 2019 का था, एक इन्होंने नया वायरल किया अपना